गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रकाश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक इकोनॉमिक्स लेके आया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं इकोनॉमिक्स इस पूरे लेक्चर के सीरीज़ में, तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। ये जो इकोनॉमिक्स का सीरीज़ है ये आपके यूपीएससी, बीपीएससी, जीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, इन सभी एग्ज़ाम्स में बहुत वैलिड है। आप इन सभी एग्ज़ाम में इसका यूज होगा। मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सभी चीज़ें बताऊंगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ये लेसन 1 है इकोनॉमिक्स का। इसके बाद हम लोग बैक टू बैक अलग अलग लेसन्स पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब शुरू कर लेते हैं। जो इकोनॉमिक्स टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज समझेंगे भाई ये क्या है, कहाँ से आया है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे और इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे। तो देखो, किसी का इंट्रोडक्शन मतलब हम ये समझते हैं कि भाई उसकी ओरिजिन, उसकी शुरुआत कैसे हुआ। किसी के बारे में अगर आपको जानना हो तो हमें ये जानना होता है कि उस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, वही उसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। तो इसका भी हम लोग समझेंगे भाई इसकी ओरिजिन कैसे हुआ, यानी कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है। तो ये जो वर्ड है ना, एक इकोनोमिया वर्ड से आया है। एक इकोनोमिया वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जिससे इसकी ओरिजिन हुई है इकोनॉमिक्स की। अब इसका मतलब क्या है भाई? ये इकोनोमिया वर्ड का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये है इसका मतलब। अब देखो, हमें क्या समझना है। ये जो इकोनॉमिक्स है, अभी इसके मुझे लग रहा है कि 40+ डेफिनेशंस हैं, अलग अलग लोगों ने दिया है। बट 4 जो सबसे वैलिड और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके बारे में आज मैं बात करूंगा आगे इसी वीडियो में। तो पहले हम उससे कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो देखो, इसके डेफिनेशन हमेशा टाइम के साथ बदलता रहा है। जैसा टाइम है, जैसा लोग बदले हैं, सिचुएशन बदला है, वैसे ही इसके डेफिनेशंस बदलते आए हैं। तो उस टाइम पे ये कब दिया गया था पता है आपको? मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 3rd 4th, ये आपका करीब करीब ये 3rd और 4th सेंचुरी की बात है। 3rd 4th सेंचुरी, अभी 20th सेंचुरी चल रहा है समझो, या उसके हिसाब से अभी ये 3rd 4th सेंचुरी की बात थी ये। तो अब हमें क्या समझना है, देखो उस टाइम में हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही हुआ करता था। सच्चाई यही है। उस टाइम में बिजनेस इतना नहीं होता था, तो लोगों ने इकोनोमिया वर्ड को क्या कहा? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। भाई ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है? मेरे, हम सबके, आप सबके घरों में हमारी जो मदर होती हैं वो क्या करती हैं? पूरे घर मैनेज करती हैं, हाउस को मैनेजमेंट कहती हैं, तो उसी को कहते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब यहाँ मैटर ये होता है कि उन्हें एक लिमिटेड, उनके पास एक जो है ना कुछ पैसे होते हैं, कुछ फंड हर मंथ जो फादर है करीब दे देते हैं कि चलो 10,000 20,000 जो भी होता होगा, अब उसमें उन्हें घर चलाना है। तो उन्हें ये मैनेज करना होता है कि कैसे इन पैसों से घर चल जाए, सब लोग को हैप्पीनेस यानी कि हैप्पी रखा जाए और कुछ पैसे सेविंग भी हो जाए। तो वो कॉस्ट कटिंग करती हैं। आज बड़े बड़े कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बड़े बड़े वर्ड हम यूज़ करते हैं, बट हमारी जो मदर है वो तो शुरू से ये कर रहे हैं। वो लोग कॉस्ट कटिंग करते थे, मतलब वो हर एक चीज़ को फोकस करते हैं कि भाई कितने गेहूं, चावल, दाल या हर एक चीज़ घर में कितनी रिक्वायरमेंट है और कैसे परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है कि थोड़े कॉस्ट कम में मिल जाए, जिससे कि कुछ पैसों की सेविंग भी हो जाए। तो पहले वो लोग क्या करते थे? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। भाई घर चलाने के लिए वो सब करते थे जो एक बिजनेसमैन करता है। बिजनेसमैन को भी यही रहता है कि हमें रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाए, उससे प्रोडक्ट बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे हम बेच पाएंगे। ऐसे इनका भी यही था कि भाई हम सस्ते में सामान खरीदे, घर को सबको खुश भी रख सके और कुछ सेविंग भी हो जाए। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? ये शुरुआती दौर में, अभी नहीं बोल रहा, प्रेजेंट टाइम में हम आगे आएंगे। तो इकोनॉमिक्स की जब शुरुआत हुई तो इसका मतलब होता था घर चलाना, हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना, राइट। अब इसकी सबसे पहले देखो, इस जो इकोनॉमिक्स है इसकी शुरुआत एक फिलोसफर, एक ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है। एक जो है ना ग्रीक आपका फिलोसफर थे, एक तरह से बोलो ज्ञानी, विद्वान, ठीक है। तो ग्रीक फिलोसफर से थे, उनका नाम था एरिस्टोटल।
इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को कहा साइंस ऑफ हाउस होल्ड। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले कहा इकोनॉमिक्स क्या है, ये क्या है, साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या है, साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट है ये। इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को ये नाम दिया। ये क्या है, एक साइंस है, क्या, हाउस होल्ड मैनेज, घर चलाने का, घर संभालने का, मैनेजमेंट करने का एक साइंस है। तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, इन्होंने इस वर्ड को यूज किया, उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। हालांकि इनका उतना बड़ा लेवल पे नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने और भी कई सारे थ्योरीज दिए हैं, तो ये थ्योरी कोई बहुत बड़े लेवल पे फेमस नहीं हो पाया इतना, बट इन्होंने सबसे पहले कहा था एरिस्टोटल ने। अब इनके हिसाब से इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हमें ये देखना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है और उनका इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, क्यों उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उन्हीं को क्यों कहा गया, तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम है एडम स्मिथ। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि भाई फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ एक तरह से इकोनॉमिक्स कौन है, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली, कई बार आ चुका है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या नाम है उनका, एडम स्मिथ, राइट। अब इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलने के कई जो है ना रीजंस है, आगे मैं डिस्कस करूंगा। पर सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया था अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। भाई इन्होंने सबसे पहले जो डेफिनेशन दिया अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इन्होंने ही सबसे पहला इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया प्रॉपर फॉर्मेट में। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन दिया, क्या कहा इन्होंने, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये इनका ही डेफिनेशन है, या फिर इसको वेल्थ डेफिनेशन भी कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको इस जो इकोनॉमिक्स के 4 अलग अलग डेफिनेशन है। तो सबसे पहला डेफिनेशन है, इसका नाम क्या है, वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी कहते हैं, इस डेफिनेशन का क्या नाम है, इसका नाम है वेल्थ डेफिनेशन। इसके और भी कई डेफिनेशन है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये इन्होंने ही दिया है, एक तो ये हो गया। अब ये कहाँ से आया भाई, ये डेफिनेशन इन्होंने क्या किया था भाई, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी। एडम स्मिथ ने 9 मार्च 1776 को इनकी एक बुक पब्लिश हुआ था। एडम स्मिथ की एक बुक पब्लिश हुआ था 9 मार्च 1776 को, और उस बुक में इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी बहुत डीप में कहा, जिसके बाद इनके बुक से बहुत मदद मिला। उसके बाद बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ पूरे वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक्स में। वो इनकी बुक इसके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उन्होंने एक बेस्ट बुक लिखी थी, और उसके कई फंडामेंटल्स जो हैं आज भी यूज होते हैं, आगे मैं वो भी बात करूँगा। और इसी उन्हीं फंडामेंटल्स की वजह से इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। बट अब एक क्वेश्चन ये बनता है, कई बार क्वेश्चन आ गए, देखिए मैं बोर्ड पे वो फैक्ट्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए उन्हें नोट करना, बाकी स्टोरीज तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन ये आता है भाई इनके बुक का नाम क्या है, तो शॉर्ट में इनके बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी बुक जो फेमस है ना वो इसी नाम से, द वेल्थ ऑफ नेशन का नाम है इनके बुक का। बट एक्चुअली ये पूरा नाम नहीं है बुक का, बट फेमस किससे है, द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से इनकी बुक फेमस है। अब पूरा नाम क्या है इनके बुक का, तो पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of the
वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूरी बुक का नाम था, बट ये फेमस किससे हुआ? इतने से, द वेल्थ ऑफ नेशन। ज़्यादातर लोग इसको द वेल्थ ऑफ नेशन समझते थे क्योंकि इतनी बड़ा नाम है, लोगों को याद नहीं भी रहता है कई बार। तो अब क्या समझना है? देखो, इन्होंने एक बुक लिखी, इस बुक में इन्होंने ये डेफिनेशन दिया, ये सारा इनका एक तरह समझो कि बहुत बड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इकोनॉमिक्स के लिए, बट इससे भी बड़ी चीज़ें हैं। देखो, इन्होंने कई इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल थ्योरीज दिए, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इनके कुछ जो थ्योरीज थे उसमें आप ये बोल सकते हो, इन्होंने एक फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया। फ्री मार्केट क्या होता है भाई? फ्री मार्केट का मतलब था उस टाइम पे जब इन्होंने बुक लिखी उसके टाइम पे ज़्यादातर जगह पे स्टेट इकोनॉमी चला करता था, यानी कि कैपिटलिस्टिक नहीं होते थे मार्केट। अब देखो, स्टेट इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो उस टाइम पे कैसे इकोनॉमी चलती थी? सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता था। तो इन्होंने कहा कि फ्री मार्केट बनाओ। फ्री मार्केट का मतलब होता है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल नहीं हो, उनका हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। हर एक कॉमन इंसान जो बिजनेस करना चाहता है, जो कोई सामान प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ बना सकता है, कुछ बेच सकता है, वो अपने मन से बिजनेस करे। तो ये इनका था फ्री मार्केट, जिसमें गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। आपको अगर कुछ बेचना है, मुझे खरीदना है, तो हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को खरीद पाए। तो उस टाइम के लिए इन्होंने ये बहुत बड़ी थ्योरी दी और ये आज भी काम आता है। उसके बाद इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, कैपिटल इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक भी बोल सकते हो आप इसे। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये लेके आया था उस टाइम पे। भाई कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीवाद। कैपिटलिस्टिक का मतलब क्या होता है? पूंजीवाद। तो ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में फ्री मार्केट भी आता है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का भी मतलब यही होता है कि जहां पे लोग अपने हिसाब से बिजनेस कर सके, गवर्नमेंट का बहुत एकदम मिनिमम लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बाकी ना के बराबर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इन्होंने कैपिटलिस्टिक मार्केट का बताया। थर्ड, इन्होंने डिमांड और सप्लाई, इकोनॉमी की सबसे बड़ा रोल, डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया। डिमांड और सप्लाई इकोनॉमी का सबसे बड़ा थ्योरी होता है, डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि देखो, डिमांड और सप्लाई में क्या होता है कि अगर मान लो मैं कस्टमर हूँ, मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझे पेन खरीदना है, तो भाई पेन बनाने वाला वो बेचना चाहता है और मुझे खरीदना है, तो मुझे उस पेन की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर बहुत डिमांड है, मतलब मुझे कोई 1 करोड़ 10 करोड़ की कोई स्टैम्प पेपर साइन करना हो, तो वो 5 रुपये की पेन भी सामने वाला मुझे 5,000 रुपये में, 50,000 रुपये में दे सकता है, क्योंकि उससे दिख रहा है कि मुझे इस पेन का कितना यूज है अभी, क्योंकि मैं उससे लाखों करोड़ रुपये कमा लूँगा। और अगर मुझे कोई यूज नहीं है पेन का, तो फिर उसकी जो 2 रुपये कीमत होगी ना, 2 रुपीज़, उतने में वो दे देगा। मतलब डिमांड सप्लाई का मतलब ये होता है कि चीज़ों की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो इसमें कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है, जिसकी डिमांड कम होता है उसका प्राइस भी कम होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देखो अभी आम का सीज़न है भाई, जब नया नया आम आता है ना, मैंगो मार्केट में आता है नया नया, तो क्या होता है, बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि उस टाइम पे ना सामान कम होता है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहली बार मैंगो आता है मार्केट में, हर कोई ख़रीदना चाहता है, तो बहुत महंगा होता है। उसके पीछे 2 चीज़ें, सप्लाई भी कम है, अब सामान बहुत कम है, खरीदने के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंगो आता है, अप्रॉक्सीमेटली समझो एक सीज़न बीतने के बाद दूसरे सीज़न में आता है, तो लोग खरीदना चाहते हैं, तो बहुत महंगा होता है। बट धीरे धीरे उसकी सप्लाई बढ़ जाता है, मार्केट में बहुत मैंगो हो जाते हैं, तो देखना वही 10-20 रुपये किलो मिलने लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी डिमांड ज़्यादा उसकी कीमत ज़्यादा, जिसकी डिमांड कम तो कीमत कम हो जाता है। ऐसा सप्लाई में भी होता है, अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है ना तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। भाई थोड़ा सा सामान है आपके पास और ख़रीदने वाले बहुत लोग हैं, तो जब सप्लाई कम है तो महंगा बिकेगा, और जब बहुत सारा सामान है खरीदने वाले नहीं है तो क्या करोगे आप, थोड़ा बहुत लॉस उठा के भी चीज़ों को कम कॉस्ट में बेचोगे।
तो डिमांड सप्लाई का जो मूल जो बेसिक थ्योरी है ना, वो एडम स्मिथ साहब ने दिया था और इन्होंने इस बुक में वहां पे मेजर किया। तो इन्हीं सब भाई, ये जो इनका डिमांड सप्लाई कैपिटलिस्टिक और फ्री मार्केट है, ये ही सारी चीजों की वजह से इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद इकोनॉमिक्स ग्रो हुआ, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा एक बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया है। आगे हम लोग सब चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस कितने हैं। है तो बहुत सारे, बट मैं एक 4 डेफिनेशंस की बात करूंगा। वो क्या है, उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझेंगे और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ, यानी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी पे आएंगे, फिर उसके टाइप्स, सेक्टर्स, सारे चीजों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ओके बच्चों, अब हम लोग इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके देखो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बट इसके 4 यानी कि 4 डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, यानी इकोनॉमिक्स के कौन से 4 डेफिनेशंस हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। तो इसके जो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो 4 इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं की बात करूंगा, है तो बहुत सारे। अब उस 4 में पहला नंबर पे आता है आपका, जिसको कहते हैं हम लोग वेल्थ डेफिनेशन। इसको कहते हैं वेल्थ डेफिनेशन। अब वेल्थ का मतलब आप धन भी बोल सकते हो, वेल्थ का मतलब धन भी बोल सकते हो। आगे मैं पढ़ाऊंगा, वेल्थ डेफिनेशन को डिस्कस करूंगा, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अभी पहले फैक्ट्स को कवर कर लेते थोड़ा सा। ये किसने दिया है, ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है। ये किसने दिया है, एडम स्मिथ ने। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इन्होंने 76 में एक बुक लिखी है, करेक्ट। और बुक का नाम क्या था, शॉर्ट में बता रहा हूं अब मैं, ठीक है, डिटेल वाला बता चुका हूं अभी, द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने बुक लिखी है और इन्हीं बुक में इन्होंने ये डेफिनेशन दिया, वेल्थ डेफिनेशन। तो ये आपका वेल्थ डेफिनेशन है। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा सेकेंड डेफिनेशन। तो सेकेंड डेफिनेशन जो है बच्चों हमारा, चलिए उसे देख लेते हैं। उसका नाम है वेलफेयर डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है इसका नाम क्या है, वेलफेयर डेफिनेशन। ये सेकेंड है हमारा। अब ये जो वेलफेयर डेफिनेशंस है, ये किसने दिया है, ये दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। नाम सुना होगा आप लोगों ने भी। अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में एक बुक लिखी, इन्होंने भी एक बुक लिखी 1890 में, ठीक है। उसका नाम था द प्रिंसिपल्स, ठीक है, सॉरी, उसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपनी एक बुक्स लिखी, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, और उसमें इन्होंने वेलफेयर का डेफिनेशन दिया। वेलफेयर का मतलब होता है एक तरह से कल्याण। कल्याण मतलब अच्छे काम के लिए, यानी कि लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हो, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं। इन्होंने किसके हिसाब से ध्यान दिया, वेलफेयर, लोगों के भला हो, अच्छा हो, कल्याण हो, उसके हिसाब से। तो इन्होंने सेकेंड डेफिनेशन दिया। तो चलिए बच्चों, ये भी कवर हो गया। अभी मैं फैक्ट्स कर रहा हूँ, फिर इन डेफिनेशंस की भी बात करूंगा कि इन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या कहा, हम आगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग थर्ड डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं। थर्ड वाला है बच्चों, थर्ड जो डेफिनेशंस है ना, वो है आपका स्कैरसिटी का डेफिनेशन। स्कैरसिटी का डेफिनेशंस है वो। अब ये स्कैरसिटी क्या है, इसको ऐसा बोल सकते, हिंदी में बोलोगे तो दुर्लभता का डेफिनेशन है, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। स्कैरसिटी का डेफिनेशन है, कोई चीज़ कम है। ये इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये समझना इसको क्या कहते हैं, दुर्लभता का डेफिनेशन या परिभाषा। अब भाई स्कैरसिटी जो है ना, ये किसने दिया है, तो ये दिया है रॉबिन्सन ने, या रॉबिन्स कहेंगे इसे, रॉबिन्स ने दिया है। इन्होंने 1932 में एक बुक लिखा, ठीक है। इन्होंने 1932 में क्या किया है, एक बुक लिखा है, और उस बुक का नाम था एन एसे ऑन नेचर एंड
significance of economic science। इन्होंने एक बुक लिखी है ऐसे करके। ये कब लिखी? 1932 में। और इसी बुक, ये बुक लिखा, इसमें इन्होंने स्कैरसिटी का एक डेफिनेशन दिया है। तो ये थर्ड वाला डेफिनेशंस था। अब फोर्थ वाला जो डेफिनेशंस है हमारा, उसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। ये क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन जो है ना, ये पॉल ए सैमुअल्सन ने दिया है। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दिया? मॉडर्न डेफिनेशन पॉल ए सैमुअल्सन ने दिया है इन्होंने। और इसमें इन्होंने कई और चीज़ों के ऊपर बात की है। यानी कि इससे पहले इन सब चीज़ों को हटाने के बाद इन्होंने इसमें एक स्पेसिफिक काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बात किया है। तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स को समझ लेते हैं। इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखा है 1948 में। जो पॉल सैमुअल्सन है ना, इन्होंने भी 1948 में एक बुक लिखा इन्होंने भी, और इस बुक का नाम था इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इन्होंने भी एक बुक लिखी अपनी, इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी एनालिसिस करके 1948 में। और इन्होंने सबसे मॉडर्न जो है डेफिनेशन दिया है। फिलहाल इन्हीं का डेफिनेशन चल रहा है, इसीलिए जो पॉल सैमुअल्सन है ना, इसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर भी कहते हैं। ये भी ध्यान रख लेना, ये एक नोट कर लेना है। इन्हें क्या कहते हैं? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कहते हैं। इकोनॉमिक्स के फादर तो आपको पता ही है कौन थे? एडम स्मिथ। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है? पॉल सैमुअल्सन को, जिन्होंने 1948 में डेफिनेशंस दिया था। और अब हम लोग ये सभी, ये जो चारों डेफिनेशंस हैं, ये है क्या? अभी तो हमने इसके फैक्ट्स को समझा। एग्जाम में एक्चुअली इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर से क्वेश्चंस बनता है। कई बार आ गया है क्वेश्चंस कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, या पॉल सैमुअल्सन के बारे में भी आया। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? ये डेफिनेशंस इन्होंने दिया क्या, इनके डेफिनेशंस में था क्या ऐसा? क्योंकि अब फैक्ट्स कवर हो चुके हैं, मैं एक एक करके डेफिनेशंस को समझा देता हूं। उसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली डेफिनेशंस कभी नहीं पूछा गया है, उसके बारे में फैक्ट्स पूछा जाता है। तो अभी हम वो समझेंगे। हाँ, समझेंगे क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स को समझना है तो उसके डेफिनेशंस को भी अपने को समझना तो पड़ेगा ही। क्योंकि अभी से सारी चीज़ों को बेसिक से कवर करोगे तो फिर आपको इकोनॉमिक्स में कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इन चारों डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा इन डेफिनेशंस में, जिससे क्या होगा कि चीज़ें आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम लोग ये चारों डेफिनेशंस है क्या, इनको समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहला डेफिनेशन मैंने क्या बताया? सबसे पहला डेफिनेशन जो था हमारा, वो क्या था? वेल्थ डेफिनेशन था। ठीक है, पहला डेफिनेशन का क्या नाम है? वेल्थ डेफिनेशन है। और आप तो ये पता है आपको, ये वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। अब देखो, इधर से वेल्थ डेफिनेशन को ही एक हिंदी टर्म कहोगे ना, तो हिंदी टर्म के हिसाब से, जैसे हम इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहते हैं। वेल्थ डेफिनेशन में क्या कहा गया है समझते हैं। वेल्थ डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने कहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है? धन का शास्त्र है। यानी कि इंग्लिश में बोलो तो उन्होंने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस किसका है? वेल्थ का। तो उसको हिंदी में कहोगे तो क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक्स इसके इनके हिसाब से क्या था भाई? धन का शास्त्र है, राइट। अब यही चीजें अगर हम लोग हिंदी में इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब करें तो क्या होता है? अर्थशास्त्र। यानी कि ये क्या होता है? अर्थ और किससे बना हुआ है? शास्त्र। तो एक तरह से बोलोगे तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो हमें ये समझ, देखो इस डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन में कहा है इकोनॉमिक्स क्या है? धन का शास्त्र है। अब इनका मतलब ये था वहां पे। अब देखो, इसका बोल देने का धन शास्त्र मतलब सिर्फ पैसे नहीं, बट उनका क्या कॉन्सेप्ट था कि प्रोडक्शंस कितने हो रहे हैं,
वो कैसे मतलब यूटिलाइज कैसे हो रहे हैं, यानी कि क्या प्रोसेस, प्रोडक्शन करने के प्रोसेस क्या हैं, और वो प्रोडक्शन जो हो रहे सामान उसको यूटिलाइज यूज कैसे कर रहे हैं, और उसे जमा कैसे करें, एक्यूमुलेट कैसे करेंगे। तो इन सब का, इनका होल सोल मीनिंग वेल्थ डेफिनेशन में एडम स्मिथ का ये कहना था कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी गुड्स है, गुड्स का प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, उसके बाद उसको एक तरह से प्रोडक्शन करने के बाद उसको यूटिलाइज, यूजेज कैसे करना है, और एक्यूमुलेशन, उसे जमा कैसे करना है। यानी कि ये सब किसको, वेल्थ को, वेल्थ का कैसे प्रोडक्शन होगा, वेल्थ को कैसे यूज करना है, वेल्थ को कैसे एक्यूमुलेट करना है, मतलब जमा करना है। ये इनका कॉन्सेप्ट था। वेल्थ डेफिनेशन मतलब समझ में आ गया ना क्या, यानी कि वेल्थ प्रोडक्शन कैसे, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन या यूज कैसे करना है, और वेल्थ एक्यूमुलेट, उसको जमा कैसे करके रखना है। ये था इन्होंने, एडम स्मिथ ने कहा इस डेफिनेशन में। अब इसमें पूरे के पूरे कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है कि वेल्थ बेस्ड ही डेफिनेशन है, सब कुछ वेल्थ के ऊपर ही आ रहा है, उसका प्रोडक्शन, उसका यूटिलाइजेशन, उसका ही एक्यूमुलेशन, जमा करना। तो ये पूरा का पूरा वेल्थ बेस्ड था, यहाँ पे वेलफेयर कुछ नहीं था। इसीलिए इस डेफिनेशन के बाद सेकेंड डेफिनेशन आया। अब इसकी लिमिटेशंस आप बोलोगे तो बोल सकते हो कि इसमें वेलफेयर नहीं था, लोगों के कल्याण की कोई बात नहीं कही गई। उसके बाद इसमें इन्होंने स्कैरसिटी, जो दुर्लभ सामान है, या स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट जो है, जो चीज़ें हमारे पास रिसोर्स कम है, उसकी बात नहीं कही गई। हालांकि लिमिटेशंस ये सब इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो क्या 11th 12th अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर वो सब उसके हिसाब से पढ़ो, बट हम लोग अभी उसके लिए तो कर नहीं रहे, तो उतना नहीं जाना। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या था, वेलफेयर का डेफिनेशन, ठीक है। अब वेलफेयर का जो डेफिनेशन है भाई, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एक तरह से कल्याण का। अब इसमें क्या हुआ, देखो वेल्थ के बाद वेलफेयर डेफिनेशन आता है, तो वेलफेयर डेफिनेशन में वेल्थ की चीज़ें तो रखी गई, तो इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ से जुड़ा हुआ चीज़ तो है ही, पैसे से जुड़ा हुआ चीज़ तो, वेल्थ से जुड़ा हुआ चीज़ तो इकोनॉमिक्स है ही। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या उसके साथ में कि भाई ह्यूमन की एक्टिविटी, इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसकी एक्टिविटी बिजनेस के ऑर्डिनरी एक्शन में क्या है। इसमें यह कहा गया कि भाई जो बिजनेस हम आप कर रहे हैं ना ह्यूमन, उनकी एक्टिविटी की स्टडी करना है, ठीक है। ह्यूमन की एक्टिविटी की स्टडी करना किस कंसर्न में, बिजनेस करने के कंसर्न में। तो बिजनेस तो है, वेल्थ तो है, लेकिन साथ में इन्होंने क्या कहा, ह्यूमन कैपिटल, यानी कि इंसानों की बात की, उनके कल्याण की बात करते हैं। तो इसीलिए इस डेफिनेशन को क्या कहा जाता है, वेलफेयर। तो इससे काफी बेटर लेवल पे ये डेफिनेशन बन के आया था उस टाइम पे, तो ये हो गया वेलफेयर डेफिनेशन। समझ में आ गया ना। वेलफेयर डेफिनेशन में क्या रखा गया, पैसा तो है इकोनॉमिक्स में, लेकिन उसके साथ ह्यूमन को भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, उनकी भी स्टडी करने की, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, पैसा कमाने का वे है, उसको भी स्टडी करना कहा। उसके बाद थर्ड वाला जो डेफिनेशन आया आपका, स्कार्सिटी का डेफिनेशन। भाई ये स्कार्सिटी क्या होता है, दुर्लभता, मतलब चीजें, देखो ये कहां से आया, इस टाइम तक काफी चीजें बदल गया था इकोनॉमिक्स में, और यहां एक चीज मैटर करता था बच्चों, समझते हैं, देखिए यहां एक चीज मैटर करता था कि ह्यूमन जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, मतलब इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड है, जबकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। यहां पे किस कॉन्सेप्ट पे आया है, इनका क्या कॉन्सेप्ट था कि जो ह्यूमन वांट्स है, जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है भाई, कभी खत्म ना होने वाले। लेकिन जो रिसोर्स है, जो सामान है इसको पूरा करने के लिए, वो क्या, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स क्या है, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, अनलिमिटेड है, जबकि जो रिसोर्स है उसको पूरा करने के जो सामान है वो क्या है, लिमिटेड है। तो अब इस कंडीशन में हमें पता है कि हमारे पास कम सामान है, उसी कम सामान से हमें सारी चीजों को बेटर करना है। तो इन्होंने स्कैरसिटी का डेफिनेशन में यही कहा है, इन चीजों को तो रखा इन्होंने, साथ में स्कैरसिटी में क्या कहा कि हमें वेल्थ पे भी वर्क करना है, ह्यूमन ये वेलफेयर भी ठीक है, कल्याण भी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करना रहता है इसमें, स्कैरसिटी, यानी कि हमारे पास रिसोर्स कम है। तो भाई हम ना इसमें क्या बताया गया कि अल्टरनेट यूज कैसे कर सकते हैं चीजों को, एक ही चीज को दो दो तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, या हमारे पास जो कम सामान है उसका किस तरीके से हम अपने अधिकतर लोगों को मतलब हेल्प कर सकते हैं, अधिकतर लोगों की मतलब उससे सेटिस्फाई कर सकते हैं,
कम सामान से अधिक सेटिस्फाई कर पाना, ऐसा ब्रेन लगाना है अपने को। तो वो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्कैर्सिटी, दुर्लभता। जो सामान हमारे पास, रिसोर्सेज तो कम है, हमारी इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए सामान कम है। तो भाई कम सामान से मैक्सिमम ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, कम सामान से अधिक संतुष्टि कैसे मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट बताता हमारा स्कैर्सिटी का डेफिनेशन। अभी हम लोग बस होल सोल थिंग पे जा रहा है, एक एक लाइन डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, उसका क्या मतलब है इसको समझ लो, चीजें क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है कि ये डेफिनेशन क्या होता है, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी नहीं बनते, बीपीएससी किसी में भी नहीं, बैंक एसएससी में भी नहीं, बट आपको बस पता होना चाहिए ये क्या है, इसीलिए मैं सारी चीजों को बता रहा हूं। उसके बाद फोर्थ क्या है, हमने पढ़ा मॉडर्न अप्रोच क्या है। तो जो मॉडर्न अप्रोच है ना, इसमें क्या बताया गया, देखो मॉडर्न अप्रोच जो है इसमें बताया गया है, जो पॉल सैमुअल्सन ने क्या दिया मॉडर्न इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, उसमें उन्होंने ये कहा है कि देखो इन चीजों को कंपाइल कर दिया उन्होंने, वेल्थ भी, वेलफेयर भी, स्कैर्सिटी भी, बट इन्होंने एक नया चीजें बताई। इन्होंने भी कहा कि चीजें कम है, ह्यूमन वांट्स, इंसान की इच्छाएं अनंत है, अनलिमिटेड है, कभी ना खत्म होने वाली, लेकिन रिसोर्स कम है, तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव यूज करना है। लेकिन साथ में इन्होंने एक और चीज जोड़ा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी सामान है, कम सामान है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट करने के लिए, या फिर कम सामान का यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल बढ़ाया जा सकता है, और लेकिन उसका फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पब्लिक को करना है। अब समझाता हूं मैं, देखो जैसे इंडिया है, हमारी कंट्री है, तो भाई यहां डेवलपमेंट का क्या मतलब होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, मान लो हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं, चीजों इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सारे चीजें कर रहे हैं, लेकिन फाइनली क्या है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या इस सबसे क्या होने वाला है, जो भी फंड आ रहा है उसका हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो लोग हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए सही से, तो हम बोलेंगे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी अच्छा हो रहा है। तो इन्होंने क्या कहा मॉडर्न अप्रोच में कि भाई ये वेल्थ भी रखा, वेलफेयर भी ठीक था, स्कैर्सिटी का कॉन्सेप्ट तो इन्होंने लिया ही कि भाई अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स से करने के लिए हमें बेस्ट अल्टरनेटिव यूज करना पड़ेगा, एक चीज को दो तरीके से यूज करना, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव इन्होंने भी रखा, लेकिन साथ में इन्होंने क्या कहा, भाई अल्टरनेटिव तो है ही, लेकिन जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो मिनिमम चीज़ों से मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, उसका अल्टरनेटिव यूज भी करेंगे, साथ में ये सारे चीज़ें सोसाइटी के अच्छाई के लिए, और सोसाइटी में जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, सोसाइटी में यूज भी होगा और उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो ये मॉडर्न अप्रोच है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं, इकोनॉमी का मतलब ही होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज कम है उसका किस तरह से आप उपयोग करो, यूजेज करो, कि आपके जो लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री में कम सामान से अधिक प्रोडक्शन करके हमारे हर एक लोग, हर एक पब्लिक को बेस्ट सुविधाएं दे दिया जा सके, उन्हें हर चीज मिले। इसको ही हम लोग आज के दौर में इकोनॉमी कहेंगे। इकोनॉमी मतलब समझ में आ गया ना, चीजें कम है, रिसोर्स, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करें कि भाई उससे ऐसे प्रोडक्शंस किया जाए कि भाई हमारे जो लोग हैं उन सबको हम उसकी सुविधाएं दे सके, उनको उसका एक तरह से प्रॉफिट मिल सके। तो ये हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच है इकोनॉमिक्स का। तो ये सारी चीजें भी अब हम लोगों ने समझ लिया। तो अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, अब हम लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, और इसके बाद आगे इकोनॉमिक्स के क्या टाइप्स होते हैं, इकोनॉमी के क्या टाइप्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए ये दो वर्ड है, एक जैसा है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसका क्या मतलब है। तो चलिए हम लोग इन दोनों का मतलब समझते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, ये है वन काइंड ऑफ बुक, ये एक किताब है, ठीक है। ये क्या है, वन काइंड ऑफ, इसको बुक कह सकते हो, ये क्या है, किताब है। तो किताब में क्या करते हैं हम लोग, थ्योरी पढ़ते हैं, तो ये भी बोल सकते हो इसमें क्या होता है, ये एक थ्योरी है। अब इसका प्रैक्टिकली यूज यहां होता है, इसको आप बोल सकते हो ये प्रैक्टिकल नॉलेज देता है हमें। कैसे, आपने इकोनॉमी के बुक में पढ़ा होगा जीडीपी,
पढ़ा होगा भाई, सबने पढ़ा होगा जो भी 8, 9, 10 पढ़ेंगे। जीडीपी हमने किताबों में पढ़ी, लेकिन आपने सुना होगा कि भाई इंडिया का जो जीडीपी है ना अभी कितना ग्रोथ हो रहा है या क्या हो रहा है। जीडीपी से रिलेटेड आपने बहुत न्यूज़ सुना होगा, अमेरिकन जीडीपी, इंडियन जीडीपी, चाइनीज जीडीपी। तो यहाँ हम जीडीपी पढ़ते हैं और उसी जीडीपी का रियल लाइफ में यूटिलाइज कहाँ होता है, कंट्री के अंदर। तो एक और बात याद रखना, देखो इकोनॉमी क्या करते हैं, ये ना बाउंड्री डिसाइड करती है। जैसे होता है, क्या होता है इसमें हम क्या सीखते हैं, इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ऐसा बोलते हैं अमेरिकन इकोनॉमी, यानी कि ये हमेशा किसी कंट्री के पहले आता है। इकोनॉमी अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, ये वैलिड वर्ड नहीं हुआ एक तरह से, ये किसी न किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी के पीछे आएगा तो वैलिड होता है कि इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडिया का, भारत का अर्थव्यवस्था, ठीक है। और ये हो गया अमेरिका का अर्थव्यवस्था। ऐसे हिंदी में बोलोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र और इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। ऐसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो भाई यहां यही चीजें ध्यान रखना है हमें, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। अब इसके साथ आप ये भी पढ़ा होगा आपने कभी, अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी, हमने पढ़ा होगा। और इसका यूज होता है यहाँ, आप आए दिन सुनते होंगे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो बहुत बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया, ग्रो हो गया, लोगों की जॉब चली गई है, ऐसा सुना होगा आपने। तो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है थ्योरी स्टडी करना, बुक में होता है चीज़ें और उसका प्रैक्टिकली यूज करते हैं। इकोनॉमी मतलब किसी न किसी कंट्री, देश का होगा तो ये वैलिड हो पाता है। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकली ये थ्योरी वाली चीज़ों का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ के हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स के क्या टाइप्स होते हैं, इकोनॉमी के क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स को भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के टाइप्स को समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भाई ये इकोनॉमिक्स है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, और ये इकोनॉमी है, इसके क्या टाइप होते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग सारे फैक्ट्स को समझेंगे, हर एक चीज़ को कवर करूंगा मैं। आपको बस पूरे लेक्चर्स देखना है, मैं 100% अश्योर करा रहा हूँ यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। मेरे सारे पार्ट्स जितने इकोनॉमिक्स से आएंगे आप पूरे तरह से कर लो। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व, देखो इकोनॉमिक्स के दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप्स हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, माइक्रो। अब इसको ऐसा सूक्ष्म लक्ष्य भी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, वृहद। सूक्ष्म लक्ष्य, वृहद लक्ष्य, या इसको समष्टि, या इसको ऐसा करके भी बोल सकते हो आप। तो हमें ये समझना है, देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है भाई, छोटा या स्मॉल। मैक्रो मतलब होता है बिग या बड़ा, ये होता है। इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो, मैक्रो। आपने माइक्रोस्कोप का नाम तो सुना होगा ना, छोटी चीज़ों को देखने के लिए होता है। तो माइक्रो मतलब छोटा। अब ये माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या समझते, देखो माइक्रो का मतलब है, देखो एक टाइम था, आज़ादी से बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, इनिशियली टाइम, अंग्रेज भी सही से नहीं आए थे उस टाइम पे, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करता था। क्यों था ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी का इतना ग्रोथ नहीं हुआ था, लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे कुछ करते नहीं थे, सब इंडिविजुअल लेवल पे होता था, छोटे लेवल पे होता था। तो अब हम समझते हैं, देखो माइक्रो का मतलब होता है कि किसी एक इंडिविजुअल, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल की अगर हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बिजनेस स्टडी करते हैं, उस प्राइस के ऊपर वर्क करते हैं, हम इंडिविजुअल प्राइस की बात करते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे बिजनेस का, तो ये होगा माइक्रो। अगर हम पूरे होल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट वाले, होल इकोनॉमी को असर करे ना, ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे ना, होल इकोनॉमी को जो इम्पैक्ट करता है ऐसे चीज़ों को स्टडी करेंगे, तो वो किस में आएगा,
मैक्रो में आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू जाता हूं, इंडिविजुअल स्टडी या प्राइस की बात करेंगे ना, जैसे किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं, किसी एक फैक्ट्री, किसी एक इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग किसी एक वन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो ये हो गया माइक्रो। लेकिन अगर पूरे देश के इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, जैसे कैसे हो सकता है समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं हम लोग। अभी आपने देखा होगा कि नींबू की प्राइस बहुत बढ़ गया था, राइट, तो नींबू की प्राइस की बात करेंगे ना तो क्या होगा, माइक्रो। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर वो तो पूरे देश के लिए है, नहीं, क्या नींबू की प्राइस बढ़ने से करोड़पति लोगों को कोई इम्पैक्ट पड़ा होगा क्या, नहीं, बड़े बड़े लीडर्स को पड़ा होगा क्या, नहीं। तो जिसके पास बहुत पैसे हैं उसे नींबू अगर 10-20 रुपए हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसे 5 स्टार में खाते, जैसा जहां नॉर्मल डेज में भी शायद एक नींबू की 100, 200, 500 रुपये प्राइस होता है, तो उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइस डिसाइड जो हम लोग करते हैं ना, वो क्या होता है, माइक्रो में। क्यों माइक्रो में, क्योंकि या तो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, किसी एक वन फैक्ट्री, वन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो छोटे लेवल पे जहां काम करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमी कहेंगे। अब ये प्राइस अगर इन्फ्लेशन बन जाए, इन्फ्लेशन हो जाए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, अगर किसी टॉपिक पे इन्फ्लेशन किसी एक पे नहीं होता, इन्फ्लेशन पूरे कंट्री वाइज होता है, पूरे देश में महंगाई कितना है, और एक प्रोडक्ट पे नहीं होता, वो सभी प्रोडक्ट पे होलसेल प्राइस पे होता है, वो रिटेल पे भी हो सकता है, अलग चीज है, लेकिन पूरे कंट्री वाइज होता है। तो जब हम बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मैक्रो इकोनॉमी हो जाएगा। या फिर देखो इसमें क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश में कितने युवा हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने को नहीं मिली। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी जो है, ये पॉवर्टी जो होता है, गरीबी, ये भी क्या होता है, पूरे देश में हर एक लोगों की बात करके जोड़ के सबका डेटा आंकड़ा इकट्ठा करते हैं। तो ये सब किस में पढ़ाई करते हैं हम, इसमें मैक्रो में। इसके बाद इसमें क्या पढ़ते हैं, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, पूरे कंट्री की बात करते हैं। तो जहां पे ना पूरे कंट्री लेवल की बात होती है, होल की बात होती है, तो वो क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो में क्या होता है, प्राइस डिसाइड। अब एक चीज की प्राइस की बात करें तो सबको इंपैक्ट नहीं पड़ता किसी चीज के प्राइस बढ़ने से। अभी पेट्रोल के भी प्राइस बढ़ गए, तो क्या सबको फर्क पड़ रहा है, नहीं, करोड़पति को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जिस चीज से सभी को इंपैक्ट करे, पूरे होल कंट्री वाइज जाता है, तो वो सब स्टडी कहाँ आता है, इसमें मैक्रो में आता है, जो कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें। और ये सब कहाँ आता है, यहाँ। अब इसमें क्या क्या और पढ़ सकते हैं हम, ये डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई जो है ना, ये भी क्या करते हैं हम लोग, मैक्रो में पढ़ते हैं। क्योंकि डिमांड और सप्लाई मतलब टाइम टू टाइम बदलता है और किसी एक प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई की हम लोग स्टडी करते हैं सारा। ऐसा नहीं पूरे देश की हर प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई जैसा स्टडी नहीं होता, हम किसी एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड सप्लाई के ऊपर स्टडी करेंगे। तो सीधी बात समझना है, माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल लेवल पे स्टडी करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल की बात करें, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक कंपनी की बात करते हैं, उसकी स्टडी करेंगे तो माइक्रो, और बड़े लेवल पे होल वर्क करेंगे तो मैक्रो। ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स के मतलब कौन से 2 टाइप्स होते हैं वो। अब हम लोग इकोनॉमी में आ जाते हैं। देखिए इकोनॉमी के 3 टाइप्स होते हैं, ये क्या क्या है इन्हें भी समझ लेते हैं। एक होता है अग्रेरियन इकोनॉमी, दूसरा होता है आपका ये अग्रेरियन इकोनॉमी को कृषक भी कहते हैं, कृषि से रिलेटेड होता है ये अग्रेरियन इकोनॉमी। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होता है जिसको औद्योगिक बोल सकते हो। तीसरा होता है टर्सरी इकोनॉमी होता है। ये 3 तरह के इकोनॉमी होते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने होते हैं, 3। आगे हम लोग मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, सारी चीज़ों पे जाऊंगा। कैपिटलिस्टिक मॉडल जो होता है, स्टेट मॉडल, सोशलिस्टिक मॉडल, मिक्स मॉडल, लेकिन ये टाइप नहीं होते हैं। टाइप क्या होता है, ये होता है। तो इकोनॉमी 3 तरह के होते हैं। एग्रेरियन का मतलब ये होता है अगर 50% से ज़्यादा जीडीपी का एग्रीकल्चर से आता हो, जीडीपी का 50% से ज्यादा एग्रीकल्चर से अगर आता हो किसी कंट्री का, तो उस कंट्री को बोलेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि कृषक देश कह सकते हैं, कृषि प्रधान देश, क्योंकि 50% से ज्यादा जीडीपी कहां से आता है, कृषि से आता है। दूसरा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अगर किसी का 50% से ज्यादा जीडीपी
मोर देन 50% जीडीपी अगर इंडस्ट्रीज से आता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, राइट। तो ये ध्यान रखें। टर्सरी इकोनॉमी मतलब होता है सर्विस सेक्टर, टर्सरी का मतलब होता है सर्विस सेक्टर। तो अगर किसी कंट्री का 50% से ज्यादा जीडीपी इससे आता हो, सर्विस सेक्टर से आता हो, तो उसे हम कहेंगे कि टर्सरी या सर्विस इकोनॉमी। अब हमारा जो कंट्री है इंडिया, अभी हम लोग सर्विस इकोनॉमी में आते हैं क्योंकि 50% से ज्यादा पार्ट किससे आता है, सर्विस। सर्विस क्या है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, होटल हो गया, या जितने भी बिजनेस होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स है, स्कूल्स है, ये सभी क्या करते हैं, ये सर्विस देते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। तो वो सर्विस सेक्टर आ जाएगा। अभी आगे हम लोग इकोनॉमी के ये टाइप्स हमने अभी कवर किए, इसके बाद इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन से होते हैं, इसके मॉडल कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे किया है, ये जो भी हमने स्टडी की है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही बच्चों। ये हमारा पार्ट 1 था इंट्रोडक्शन का। अब पार्ट 2 अगला लेक्चर आपको मिलेगा, उसमें हम लोग इसके आगे के सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड इकोनॉमी पूरे बताने वाला हूँ। पहले मैं बैंकिंग को ही कवर कर दूंगा कि भाई बैंक्स में कैसे कैसे इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बैंकिंग रिलेटेड, मैं बैंक जॉब की बात नहीं कर रहा, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन इकोनॉमी में क्या होता है वो कवर कर लेंगे हम लोग। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे पार्ट को कवर करेंगे। तो आप लोग फोकस करके पढ़िए। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।